हमको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देना चाहिए, बराबर है। तो सही में लोगों में ये इक्वालिटी है क्या? सभी को सामाजिक न्याय मिलता है क्या? आज देखो जो सड़कों पे आता है, जो अपने अधिकार के लिए आंदोलन करता है, तो उसके साथ में क्या होता है? कांग्रेस ने अगर संविधान पूरी तरह से लागू किया होता तो बीजेपी का आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें रोजगार चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें शिक्षण चाहिए, और उसके लिए हमें जो हमारे लिए हक के लिए जो कानून जो बना सके ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्यक्ति चाहिए। तंत्र का महापर्व यानी लोकसभा चुनाव 2024 की देश भर में गहमागहमी है, और इस बीच महान्यूज़ 7 लगातार प्रयास कर रहा है कि जनमानस के भीतर क्या है, वो किसे पसंद करते हैं, किस तरह से जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, क्या मापदंड रखते हैं जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए। तो इसी कड़ी में हमारे साथ आज युवा काफ़ी सारे हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 के इस रण संग्राम में वो नागपुर से किसे पसंद करते हैं, साथ ही साथ एक युवा होने के नाते वो किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहते हैं, क्या बताएंगे? मैडम देखिए, अगर जनप्रतिनिधि की बात होती है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे देश में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई प्रतिनिधि देखती नहीं है। मतलब जो भारत की जो जनता है ये देखते हैं कि ये सोचते हैं कि कभी बीजेपी आ जाए, कभी कांग्रेस आ जाए, उनके पास कोई तीसरा ऑप्शन दिखता ही नहीं है। और अगर आप जो ये लोकसभा इलेक्शन के जो कैंडिडेट की अगर बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से उनके अंदर जो क्वालिटी है, जो पार्टियाँ है, उनके अंदर ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो संविधान है, तो संविधान को कौन सी पार्टी पूरी तरह से अमल करती है। क्योंकि भारत देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो गए, फिर भी संविधान बना और संविधान के हिसाब से जो लोगों को हक अधिकार मिलने वाले थे वो उनको मिले नहीं। तो इसके वजह से उसकी अमलबजावनी नहीं हुई, उसके कारण आज भी देखेंगे तो लोग परेशान हैं। बस इतना है कि लोग देखते हैं कि कहीं पे अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो कोई थोड़ी तकलीफ है तो वहाँ पे चले जाते हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे तो जो सत्ता है, सत्ता की रोटी ये कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की तरफ हो रही है। पर कोई ऐसे सही में ऐसे लोग नहीं आ रहे जो सही में जनता के प्रतिनिधि हो और जनता के लिए काम कर रहे हो। तो ऐसी क्वालिटी मुझे कभी इनमें दिखती नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है देश भर में जो भी पार्टी है उनमें किसी में नहीं दिखती। नहीं, अभी फिलहाल तो बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी के लोग तो बाकी पार्टियों से रूबरू होने के, क्योंकि ये लोग हर चीज़ में पावरफुल है, इनकी मीडिया है, बराबर है, इनके पास लोग हैं उतने, ये सारी चीज़ें। और जो कुछ अगर सही में अमलबजावनी करती है, मतलब संविधान को लेकर चलती है, संविधान के ऊपर सारे फॉलो करती है उसको, तो वो जनता तक पहुँच नहीं पा रहे उस इसमें। कि मैंने देखा है कि अभी जैसे उत्तराखंड से मैं देख रहा हूँ कि एक पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है, वहाँ के एक सांसद है, उनको मैं सोशल मीडिया पे देखते रहता हूँ, तो उनके बहुत सारी बातें सुनता हूँ मैं, तो वो संविधान को लागू करने की बात करते हैं। और आज देखेंगे कि संविधान अगर खतरे में आता है तो हमारी पूरी भारत की जनता खतरे में आ सकती है। क्योंकि संविधान को बनाए रखने की कांग्रेस भी और संविधान की तारीफ बीजेपी भी करती है, तो तारीफ करना और काम करना, अमल करना, इसमें फ़र्क है। देखिए, आपने बहुत सही पूछा, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। मैं आज बोल सकता हूँ कि मैं संविधान बोल सकता हूँ, लेकिन संविधान को सही में मैं अमल में लाता हूँ क्या, सही में जो उसके अंदर में दिया है बंधुता, बराबर, ये सारी चीज़ों को मैं फॉलो कर रहा हूँ कि ये माहौल सही में है क्या। यहाँ पे दिया है ना कि हमको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देना चाहिए, बराबर है। तो सही में लोगों में ये इक्वालिटी है क्या? सभी को सामाजिक न्याय मिलता है क्या? सभी को आर्थिक न्याय मिलता है क्या? आज क्यों अमीर और गरीब के बीच की इतनी बड़ी खाई हो रही है, बराबर है। तो ये सारी चीज़ें, इसकी अमलबजावनी नहीं होने के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है, बराबर है। जनप्रतिनिधि किस प्रकार का चाहते हैं आप? बस मैं यही चाहता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि हो वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करे, ना कि अपने पार्टी के लिए काम करे। और वो जो संविधान में जो चीज़ें दी है वो लागू करे इस देश में। अभी लोकसभा चुनाव बोले तो वो सीधा पार्लियामेंट पे जाएंगे, ये लोग कानून बनाएंगे, बराबर है। तो ये जब भी कोई कानून बने तो कानून में ये जनता के तकलीफ ना हो, इस कानून का ध्यान रख के कानून बनाया जाए। क्योंकि अभी देखिए, हमने लास्ट जो 10 साल में यहाँ पे बीजेपी की सत्ता रही है और वो बहुत सारे कानून बना रही है, तो सबको सड़कों पे आना पड़ रहा है। बैंक वाले सड़कों पे आए, उसके बाद में फौजी भाई लोग सड़कों पे आए, स्कूल वाले सड़कों पे आए, आंगनवाड़ी सड़कों पे आए, स्टूडेंट सड़कों पे आए, सभी को सड़कों पे आना पड़ रहा है। अगर ये जो कानून बनाते हैं ये अगर जनता के लिए, तो फिर जनता को सड़कों पे आने की क्या ज़रूरत है? किसान सड़कों पे आए, आज देखो जो सड़कों पे आता है, जो अपने अधिकार के लिए आंदोलन करता है, तो उसके साथ में क्या होता है? तो ये जो इस तरह के प्रतिनिधि है, इस तरह की पार्टियाँ हमारे भारत देश के लिए बहुत हानिकारक है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, जानेंगे। नागपुर की अगर बात करते हैं तो नागपुर से सांसद के रूप में किसे पसंद करते हैं? देखिए, नागपुर के स्पेसिफिक सांसद के पसंद तो नहीं बताऊंगा मैं, पर एक भारतीय राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे कि वकील साहब ने बोला कि लोगों के पास बहुत कम ऑप्शन है, तो व्यवसाय हो या राजनीति, बहुत कम ऑप्शन होना ये बड़ी घातक चीज़ है।
जैसे आज के अगर युवकों को देखा जाए तो बहुत कम ऑप्शन उनके पार्टी हो या उनके जो सांसद के रूप में उन्हें चुनना है वो लोग हो। और जो आज की राजनीति में हो रहा है कि एक व्यक्ति के ऊपर ही सारी राजनीति केंद्रित हो रही है, उसी व्यक्ति के नाम पर राजनीति में वोट मांगे जा रहे हैं, वही व्यक्ति उनका स्टार प्रचारक बनकर सारे देश के सामने फैलाया जा रहा है। तो ये बड़ी गलत चीज़ लगती है मुझे राजनीति में। जो लोग बेसिक लेवल पे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जिन्हें ग्राउंड लेवल पे लोगों की समस्याएं पता है, जिन्हें लोगों से पर्सनली जो इंटरेक्शन कर सकते हैं, ऐसे लोगों को मुझे लगता है चुनकर आगे जाना चाहिए। एक युवा होने के नाते युवाओं की क्या परेशानी होती है और किस तरह से उनके जो समस्याओं को हल करे, ऐसा कौन सांसद आपके रूप में अभी आपको दिखाई दे रहा है? ऐसा सांसद मैडम अगर मेरे से अगर पूछेंगे तो जिस तरह से मैं नागपुर में घूमता हूँ, मेरा धंधा है, तो नागपुर में अभी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया तो जो है ये तो है, लेकिन इसका कुछ दिख नहीं रहा फिलहाल। तो इसके व्यतिरिक्त अगर देखा जाए तो विक्की बेलखोड़े करके एक नाम आ रहा है जो हमारे विचारों से जुड़ता है। वो है भारत मुक्ति मोर्चा, शायद वामन मिश्रा की पार्टी है। बहुत हद तक मुझे लगता है कि उनको चुन के लाना चाहिए इस बार युवाओं ने, क्योंकि युवा चेहरा है वो, इस बार उन्हें लाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो अम्बेडकरी समुदाय के बारे में अगर हम सोचते हैं तो पार्टियां हमारी किस लेवल तक है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो इस तरह से कुछ मतों से ऐसे देखेंगे या फिर बड़े लेवल पर देखेंगे कि जो चुन कर आ सकता है, क्या बताएं? तो मैडम ये जो है ना, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है, भारत मुक्ति मोर्चा भी राष्ट्रीय पार्टी है। इतना है कि किसी ना किसी की शुरुआत कभी ना कभी होती है, आज इनकी शुरुआत हो रही है, आने वाले समय में ये भी राष्ट्रीय नेता बनेंगे। और मुझे लगता है कि जो लोकतांत्रिक तरीके से काम कर सकता है वही वहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए हम मत देते हैं, हम किसी एक नेता की भलाई के लिए नहीं देते ना। तो ये जब तक अपने में से कोई इंसान जाएगा नहीं वहाँ पे, और ये इंसान हमारे जमीनी स्तर से जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये अपना भला कर सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस तरह का कोई व्यक्ति अपने आगे जाए, जो हम में से जाए, कार्यकर्ता में से। सांसद के रूप में नागपुर में किसे पसंद करते? विक्की बेलखोड़े। विक्की बेलखोड़े अभी के फ़िलहाल में जो विचारधारों से, फुले अम्बेडकरी विचारधारों से, यानी प्रॉपरली हम जिस आंदोलन से आते हैं, तो अगर यहाँ पर जो लोकतांत्रिक पार्टी है उसका अगर उम्मीदवार होता तो हम उसे ज़रूर प्राधान्य देते। और अभी के फ़िलहाल में अगर तुम जैसे आपने कहा कि सांसद के रूप में वो हारे या जीते वो बात की बात है, मगर अगर व्यक्ति चुनना है तो सबसे बेस्ट व्यक्ति अगर अभी के फ़िलहाल में विक्की बेलखोड़े लग रहा है, क्योंकि विक्की बेलखोड़े ये युवा है, एक अम्बेडकरी आंदोलन से आता है। वो हारे या जीते वो बात की बात है, मगर वो अभी के फ़िलहाल में इन दो पार्टियों के व्यतिरिक्त, कांग्रेस और बीजेपी के व्यतिरिक्त अगर चुनना है, क्योंकि हम इनको चुन नहीं सकते। इन्होंने 50-60 साल, हमने कांग्रेस को भी देखा है, कांग्रेस ने अगर संविधान पूरी तरह से लागू किया होता तो बीजेपी का आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उन्होंने संविधान में जो अधिकार है वो अगर सर्वसामान्य लोगों को दिए होते तो सर्वसामान्य लोगों ने कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ा होता। तो कांग्रेस को छोड़ने का अर्थ ये है कि उन्होंने संविधान लागू नहीं किया, और बीजेपी आने के बाद में तो लोगों को 10 साल में ही पता चल गया। तो अभी फ़िलहाल में तीसरा ऑप्शन, और मुझे राष्ट्रीय स्तर पर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी फ़िलहाल में नागपुर में विक्की बेलखोड़े को ही चुनूंगा मैं, अगर मुझे चुनना है तो। नागपुर में सांसद के रूप में किसे पसंद करते हैं? नहीं, अभी का सांसद का मामला कैसा है मैम नागपुर में, कि जितने भी लोग कैंडिडेट खड़े हुए एमपी के लिए, वो सब जयंतियाँ बना बना के एमपी के लिए खड़े हुए, काम किसी ने कुछ किया नहीं। और अगर नागपुर में काम ही नहीं हुआ तो हम वोट किसको देंगे, ये युवाओं की सबसे बड़ी परेशानी है। और ऊपर से प्रचार प्रसार इस प्रकार से किया जा रहा है कि रैलियाँ बड़ी बड़ी दिखाई जा रही है, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये रैलियाँ ही तुम्हारा पेट भरेगी, ये रैलियाँ ही तुम्हारा शिक्षण पूरा करेगी, ये रैलियाँ ही तुम्हें जॉब देगी, लेकिन वैसा एक्चुअली है नहीं। हमें रोज़गार चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें शिक्षण चाहिए, और उसके लिए हमें जो हमारे लिए हक के लिए जो कानून जो बना सके, ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्यक्ति चाहिए। और वो व्यक्ति को हम अभी भी ढूंढ रहे हैं, और ये ढूंढने का सबसे बड़ा युवा का सबसे बड़ा कारण है कि युवा व्यक्ति कोई खड़ा नहीं हो रहा है। और अगर युवा व्यक्ति खड़ा होता है जो सही में संविधान के लिए, संविधान की अमल बजावनी करता है, संविधान को लोगों तक बीच में लेके जाता है, तो हम उसका साथ देंगे। और अभी युवाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं नागपुर लेवल पे जिसे हम वोट दे सके। महान्यूज़ 7 लगातार प्रयास कर रहा है कि आम जनमानस के भीतर क्या है, वो किसे पसंद करते हैं, नागपुर से या फिर
बड़े लेवल तक भी। लेकिन कई प्रतिक्रियाएं महान न्यूज़ 7 को प्राप्त हुई। कोई कहता है कि नागपुर से नितिन गडकरी को पसंद करते हैं, कोई कहता है विकास ठाकरे को, कोई और नाम ले लेता है, कोई अपक्ष का नाम लेता है, निर्दलीय का नाम लेता है। लेकिन आज इन युवाओं के बीच हमें एक अलग ही प्रतिक्रिया सामने आई, जो युवाओं के प्रश्न, युवाओं की समस्याओं को हल कर सके, ऐसा नागपुर में उन्हें कोई उम्मीदवार नजर नहीं आता। ऐसी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई। तो कुछ लोगों ने अन्य भी नाम लिए हैं जो युवाओं के प्रश्न, युवाओं की समस्याओं को हल कर सके, आम जनमानस की समस्याओं को हल कर सके, संविधान को बनाए रखे, संविधान की अमल बजावनी जो होते हैं वो सही ढंग से कर सके, ऐसे जनप्रतिनिधि को वो चुनना चाहते हैं। ऐसी एक नई प्रतिक्रिया महान्यूज़ 7 को प्राप्त हुई। क्या आप भी पाइल से परेशान हैं? क्या इलाज करने के बावजूद भी आपकी पाइल से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं? तो जड़ से खत्म करने की चिंता अब छोड़िए, क्योंकि अब आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर में होगा लेजर टेक्निक से आपका इलाज। बिना तकलीफ से लेजर टेक्निक और दूरबीन द्वारा इलाज, बिना ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स जैसे इलाज अब दूरबीन द्वारा। आरोग्यम में इलाज पर बड़ी छूट। पहले आएं और बेहतर इलाज पाएं। हमारा पता प्लॉट नंबर 29, डोए लेआउट, जिंगाबाई टाकली, मानकापुर, नागपुर। 1974 से चला आ रहा नागपुर के सबसे ट्रस्टेड और सबसे ओल्डेस्ट साइंस अकेडमी डॉक्टर नीम दियोकर साइंस अकेडमी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं सबसे ट्रस्टेड टीचर्स, एक क्लास में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच और टीचर्स ऐसे जिन्हें 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। डॉक्टर नीम दियोकर साइंस अकेडमी में टीचर्स 11-12 अपीयरिंग स्टूडेंट्स, JEE, नीट और MHT CT के स्टूडेंट्स का भविष्य बनाते हैं उज्जवल, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं डिफरेंट टीचर्स। यहाँ के बैच शुरू होने वाले हैं 15 जून से, तो अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए अभी अपना एडमिशन कराएं डॉक्टर नीम दियोकर साइंस अकेडमी, जो है वानकर भवन, दीक्षा भूमि, साउथ अंबाझरी रोड, लक्ष्मी नगर, नागपुर में। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9325554407 और 72185653939।